everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. In our today's class, what we are going to start. In our previous discussion, we have discussed about the mineral nutrition. We have discussed the inorganic minerals, how they are absorbed through the soil, and what is the role of macronutrients, micronutrients, as well as we have already seen their deficiency symptom. हमने critical concentration की बात की, हमने toxicity of minerals की भी बात की थी. ठीक है, तो आज की हमारी क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे मिनरल्स का अपटेक होता है, किस तरह से जो मोस्ट अबंडेंट मिनरल है दैट इज नाइट्रोजन, हाउ इट इज फिक्स्ड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. बट इससे पहले कि कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार हम जल्दी से ये देखते हैं कि हमें अपने आप को इजीली ऐप के साथ कैसे जोड़ना है. तो इजीली ऐप के साथ जोड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? सबसे पहले जाएंगे बेटा गूगल प्ले स्टोर पर. गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप कर लेंगे इजीली ऐप को डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद आपको करना है अपना मोबाइल नंबर यूज़ करके नया अकाउंट क्रिएट. ठीक है, जैसे आप नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, आपके लोकेशन एटसेट्रा, नेम एंड ऑल दैट. उसके बाद आपको क्या करना है, यू विल गेट एन OTP, और OTP नंबर से आप अपना नंबर वेरीफाई कर देंगे. उसके बाद आपको दिखेंगे कुछ बहुत सारे कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पर, बट आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे नीट का कोर्स. ठीक है, नीट के कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद बारी आती है आपकी क्लास को सिलेक्ट करने की. क्योंकि आप अपने आप को प्रारंभ बैच के लिए एनरोल कर रहे हैं, तो आप कर लेंगे 11th क्लास को सिलेक्ट. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, आपको मिलते हैं बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स, और इन सब्जेक्ट्स का जो पूरा का पूरा कोर्स है दैट इज अवेलेबल एट 8,999 रुपीज़. बट क्योंकि हमें चाहते हैं कि हमारी ये जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के पास फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पहुंच जाए, तो शायद इंडिया का हर बच्चा इस एजुकेशन का फ़ायदा उठा पाता है. और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, अपने आप को ऐप्स से ज्वाइन करने के बाद हमें मिलेंगी DPP और स्टडी मटेरियल, एनोटेटेड PPT. और अगर आप ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, तो क्या करेंगे, फ्री इजीली कूपन कोड एंटर कर देंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि यू वांट दिस कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो जैसे ही आप फ्री इजीली कूपन कोड डालेंगे, पूरा का पूरा कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, बट कहीं भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा. अगर आप YouTube से वीडियो देखते हैं तो क्या होता है बेटा, कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, कई बार ऐसे हम फोकस स्टडी नहीं कर पाते हैं. ठीक है, और ऐप से जब हम देखते हैं तो बिल्कुल क्वालिटी जो वीडियो की है दैट इज़ वेल रिकॉर्डेड वीडियोस है, और साथ साथ आपको DPP और इसके साथ साथ पूरा स्टडी मटेरियल और एनोटेटेड PPT मिलती है. ये इन्फॉर्मेशन थी नए बच्चों के लिए जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं. तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की डिस्कशन. और एक बात और बोलूँगी, किसी भी वजह से अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया, तो एक बार प्रीवियस प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे, ताकि आपका जो कंटिन्यूटी है, जो आपकी पिछले टॉपिक्स के साथ हमारा जो नया डिस्कशन लिंक्ड होता है, आप नए टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएं. ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स देख लेंगे, और इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं that uptake and transport of mineral nutrients, as well as हम बात करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की. ठीक है, वी विल टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, राइट. और उसके बाद हम क्या करेंगे, after that in our next discussion we will start with the biological मतलब symbiotic जो relationship हम छोटी क्लासेस से समझते आ रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस तरह से बैक्टीरिया करते हैं, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं, राइट. तो देखो हमने क्या समझा हुआ अभी तक, हमने ये समझा हुआ है कि जब हमें ये देखना है कि जो मिनरल्स हैं, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें बेटा क्या चाहिए, हमें चाहिए आइसोलेटेड सेल्स, राइट. तो आइसोलेटेड सेल्स को जब हम स्टडी करते हैं, टिश्यूज़ को हम स्टडी करते हैं, तब हम ये बता पाते हैं कि जो मिनरल्स हैं ये कैसे एब्जॉर्ब हुए.
राइट। तो मच ऑफ द स्टडीज ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय प्लांट, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए प्लांट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेटेड सेल, टिश्यू या ऑर्गन्स लेने पड़ेंगे। मतलब आइसोलेटेड सेल्स, आइसोलेटेड टिश्यूज, आइसोलेटेड ऑर्गन्स, कुछ भी हो सकता है। क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि हम इस मैकेनिज्म को देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं कि जितने भी मिनरल एलिमेंट्स हैं प्लांट्स किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दिस स्टडी रिवील्ड दैट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसको हम डिमार्केट कर सकते हैं इनटू टू मेन फेजेस। कौन कौन से फेज हैं? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये हमारे पास बेटा कुछ सेल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी मेक हियर, आई हैव दिस सेल, ठीक है। इस सेल को सराउंड करते हुए हमें पता है कि क्या है, देयर इज सेल वॉल, देयर इज सेल वॉल, राइट। तो कोई भी मिनरल एलिमेंट, जब कोई भी मिनरल एलिमेंट व्हेन इट एंटर्स इनटू द, फॉर एग्जांपल मान लो मैग्नीशियम है, कुछ भी ले लो, है ना, तो वो सबसे पहले क्या होगा, सेल वॉल हमें पता है कि डेड है, और ये सेल की दिस इज सेल वॉल, this is cell wall and this is cell membrane, right। तो वाटर के साथ हमें पता है कि रूट हेयर से मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू सॉइल, और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज एक्टिव, और वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर वो मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है पैसिव। ये बातें ऑलरेडी हम समझ चुके हैं हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन के अंदर फर्स्ट फेज के अंदर इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस into the free space or the outer space of cell. What is this? This is the free space. ये जो हम स्पेस बना रहे हैं this is the free space, ठीक है। ये है बेटा फ्री स्पेस, या इसको आउटर स्पेस बोल दो, सेल के बाहर का। इसको क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। ऑलरेडी हम ये चीज समझ चुके हैं, ठीक है। स्पेस है, जस्ट खाली जगह है जो लाइक ये हमने पढ़ा, दिस इज व्हाट, दिस इज एपोप्लास्ट। तो यहां से क्या होता है बेटा, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। एपोप्लास्ट के अंदर से पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब वाटर के अंदर मिनरल्स डिसॉल्व होके इस जो स्पेस है सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है, सेल हमें पता है कि दो सेल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शन। देखो ये जो दो सेल्स हैं इनके बीच में ये जो कुछ आपस में ऐसे ब्रिजिंग सी है, राइट, दो सेल्स जुड़े होते हैं, कैसे? प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शन से। तो इनके बाहर जो स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं एपोप्लास्ट, और यहां से जो एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज पैसिव, राइट। और सेकेंड फेज के अंदर क्या होता है, अब इस स्पेस से मिनरल्स कहाँ जाएंगे बेटा, अंदर जाएंगे। ये मान लो मैग्नीशियम था, अब ये अंदर जाएंगे। अंदर वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट। अंदर वाले स्पेस को बोलते हैं सिम्प्लास्ट, सेल के अंदर। तो यहाँ पे आयंस को दे एंटर स्लोली इनटू द इनर स्पेस, अंदर वाले स्पेस में धीरे धीरे एंटर होंगे, और ये जो एब्जॉर्प्शन होगा दैट एब्जॉर्प्शन विल बी एक्टिव, ठीक है। दीज आर द पाथवेज, द सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। तो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर सेल के बीच में से होकर जा रहा है तो इसको बोलते हैं बेटा सिम्प्लास्ट। प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शन से होता हुआ अगर मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, आयंस जो है अंदर मूव कर रहे हैं, दैट इज सिम्प्लास्ट। और अगर बाहर से होकर जाते हैं दैट इज एपोप्लास्ट। ऑलरेडी हमने समझा है। तो हमने देखा था रोड्स के अंदर कहीं पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी आती हैं, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप आने की वजह से अब ये जो मिनरल आयन वाटर के साथ जो डिजॉल्व फॉर्म में आगे नहीं जा पाते। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या आते हैं, इनको क्या करना पड़ता है, पैसेज वे से, पैसेज सेल से ये सिम्प्लास्ट शो करते हैं। तो मतलब सीधा सा कहने का ये है, जब हम इस मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन को पढ़ते हैं तो हम स्टडी करते हैं आइसोलेटेड सेल्स की, टिश्यूज की और ऑर्गन्स की, राइट। अब आइसोलेटेड सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि बाहर सेल के कुछ खाली सा स्पेस है। वो स्पेस कैसा है बेटा, एक तरह से डेड स्पेस है जिसको हमने बोला एपोप्लास्ट है, ठीक है। तो एपोप्लास्ट के थ्रू एब्जॉर्प्शन तो हो जाता है, दैट इज पैसिवली। अब इस बाहर वाले स्पेस से अंदर की तरफ, जब सेल के अंदर की तरफ मिनरल आयंस का एब्जॉर्प्शन होगा, दैट विल बी एक्टिव, और इस अंदर वाले स्पेस को हम बोलेंगे सिम्प्लास्ट, ठीक है। आई होप इतनी सी बात हमें क्लियर हो गई है। चलो आगे आओ। ओके, अब बताओ जरा मुझे,
द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द एपोप्लास्ट कैसे होगा? पैसिव मूवमेंट कैसे होगा? जनरली हमें पता है देयर आर आयन चैनल्स होंगे, द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी जो फंक्शन करती हैं एज अ सिलेक्टिव पोर। कहाँ होंगे बेटा ये आयन चैनल? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो आयन चैनल्स है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये होंगी बेटा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल वॉल तो एक डेड है, मतलब डेड है, और इसके बीच में जो स्पेस है वो तो हमने बोल दिया एपोप्लास्ट, ठीक है। अब एपोप्लास्ट के अंदर मूवमेंट ऑफ आयंस इन द एपोप्लास्ट दैट यूजुअली अकर्स थ्रू आयन चैनल्स। ओके, on the other hand, entry or exit of ion to and from the symplast requires the expenditure of metabolic energy। अब देखो अंदर आगे सेल के, अब सेल मेम्ब्रेन से अगर बाहर जाना है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर आना है, that requires energy। मतलब कहने का ये सिंपल सी बात समझना, एपोप्लास्ट के अंदर पैसिव मूवमेंट हो जाता है, बट जब हम बात करते हैं सिम्प्लास्ट की तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, राइट। It is an active process. The movement of ion usually called flux। तो ये वर्ड लिख लोगे, movement of ions को क्या बोलते हैं? flux। movement of ions इसको क्या बोलेंगे? flux। और अगर ये movement into the cell है, is influx और out है तो efflux। मतलब अगर अंदर की साइड है, इनसाइड हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है। इनसाइड है तो हम वर्ड यूज करेंगे इनफ्लक्स, अंदर जाना, और अगर आउटसाइड है तो हम वर्ड यूज करेंगे ईफ्लक्स, ठीक है। ई मीन्स एग्जिट, आई मीन्स इन, तो इनफ्लक्स और इफ्लक्स हो सकता है। ओके, देन आ जाओ। अब देखो, अब मिनरल्स जो रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएंगे? हमें पता है कि मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम किसका करता है? फूड का, दैट इज ट्रांसलोकेशन। बट अगर हम वाटर और मिनरल्स की बात करें, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, ठीक है। तो ओके, अलॉन्ग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर कैसे करेंगे? मैम ये असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर क्या होती है? तो इसके लिए हमने ये समझा हुआ है ट्रांसपिरेशन पुल। जब हम ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे थे तब हमने समझा कि देयर एग्जिस्ट अ ट्रांसपिरेशन पुल ड्यू टू लीफ के स्टोमेटा से वाटर इवापोरेट होता रहता है, दैट क्रिएट्स अ ट्रांसपिरेशन पुल, जिसकी वजह से कैपिलरी एक्शन के थ्रू थिन जाइलम वेसल्स के अंदर वाटर ऊपर राइज करता रहता है, ठीक है। और वाटर के अंदर क्या होता है बेटा? मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, ओके, विच इज पुल्ड अप थ्रू द प्लांट्स बाय ट्रांसपिरेशन पुल। तो इस चीज का हम पता कैसे लगाएं कि एनालिसिस हम जो जाइलम सैप का करते हैं, इसके लिए मतलब इसके अंदर कौन से मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट है इसके अंदर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेडियो आइसोटॉप्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स को जब हम जाइलम सैप के अंदर देखते हैं तब हम बता सकते हैं दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम। मतलब कहने का ये कैसे प्रूफ हुआ कि जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो हम बोलेंगे वी कैन यूज द रेडियो आइसोटोप टेक्निक, राइट। तो देखो ये हमारे पास है जाइलम वेसल्स। बेटा जाइलम वेसल्स की बात कर रहे हैं, दीज आर जाइलम वेसल्स। तो इनके बीच में ना कोई भी एंड वॉल्स नहीं है, तो जो वाटर है डायरेक्ट देखो बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर राइज करता जाता है। थिक वॉल्स इनकी होती है, दैट आर किस वजह से थिक होती है हमें पता है, किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से। और क्या जाइलम के अंदर वाटर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है? नो मैम, ओनली वन वे जाएगा, सिर्फ एक तरफ ऊपर की तरफ राइज करेगा। और कौन सा पुल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है थ्रू जाइलम वेसल्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल, राइट। चलो इस तरह से होता है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं ये आते कैसे हैं? हमें पता है कि जो सॉइल है दैट इज रिच इन दिस मिनरल एंड न्यूट्रिएंट एज वेल एज देयर आर वेरियस बैक्टीरिया दैट आर लिविंग इन द सॉइल। बहुत सारे बैक्टीरिया का घर है ये सॉइल, ठीक है। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो असेंशियल है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स की, वो कैसे अवेलेबल होते हैं टू द रूट्स? वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स।
रॉक्स की वेदरिंग की वजह से। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक्स की वेदरिंग? रॉक्स की बेटा क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके रॉक से, सॉइल से, मिट्टी से हटती रहती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक। एक तरह से ब्रेक होती रहती है रॉक्स, तो उनकी ब्रेकिंग की वजह से, वेदरिंग की वजह से सॉइल बनती जाती है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस है वेदरिंग और ब्रेकडाउन ऑफ सॉइल वाले, रॉक्स वाले, ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डिजॉल्व्ड आयंस और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब सिंस दे आर derived from rock minerals, therefore plant nutrient is referred to as mineral nutrition, ठीक है। तो ये मिनरल कहाँ से आते हैं? मिनरल के न्यूट्रिशन सॉइल के अंदर, सॉइल प्लांट कहाँ से लेता है? प्लांट सॉइल से लेगा, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, बट सॉइल के अंदर ये मिनरल कैसे आए? तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ड्यू टू वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो दैट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, आगे देखो। अब क्या है कि सॉइल के पास बहुत सारी वैरायटी के सब्सटेंसेस होते हैं। क्या सॉइल के पास सिर्फ मिनरल्स होते हैं? नो मैम, मिनरल्स के अलावा कुछ क्या होता है? बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। तो not only supplies minerals but it also harbors मतलब एक तरह से नर्चर करना, घर है बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो भी कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर, और दूसरे माइक्रोब्स। इसी के साथ साथ सॉइल के अंदर वाटर भी होता है, एयर भी सप्लाई होती है टू द रूट्स, एंड इट एक्ट्स एज अ मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेस द प्लांट, ठीक है। तो कितने काम है बेटा सॉइल के? मिनरल्स तो है ही हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहेंगे, वाटर रहेंगे, और क्या करेगा ये? इट सप्लाइज, सॉइल सप्लाइज एयर ऑल्सो। तो सॉइल कैसे करती है? इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, राइट। ओके, सिंस डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल्स, अगर ये डेफिशिएंसी हो जाए तो क्रॉप की प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? विच इज ऑफन अ नीड फॉर सप्लाइंग देम थ्रू फर्टिलाइजर्स। अब आपसे पूछे व्हाई फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, तो क्या होगा आपका आंसर? बेसिकली क्या होता है? फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन, पोटाशियम, सोडियम, ऐसे कुछ मिनरल्स हम प्लांट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो एसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एटसेट्रा, ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ऐसे ही हमने पढ़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज एटसेट्रा। Both macro and micronutrients from the components of fertilizers, और इनको as per need सप्लाई किया जाता है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? अगर प्लांट्स की ग्रोथ करवानी है अच्छे से तो वी यूज़ फर्टिलाइजर्स। बहुत बार हम यूरिया खाद को भी यूज़ करते हैं। ये सब किस लिए है? प्लांट की ग्रोथ के लिए। इनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हमने पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं बेटा, हमें पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? दीज आर ऑल द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। एंड प्लांट्स को इनके साथ साथ हमने ये देखा कि मिनरल्स चाहिए, जो कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे। और इनमें से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट, और सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन। तो apart from carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is the most prevalent element in the living organism। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है बेटा नाइट्रोजन? अगर आप देखो आपके जो डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हमने देखा था, प्रोटीन्स बनाने में यूज होता है नाइट्रोजन। देन बहुत सारे हार्मोन्स के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर इवन, एंड मैनी ऑफ द विटामिन्स, ठीक है। नाइट्रोजन किसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल के अंदर भी इसकी जरूरत है, और बहुत सारे विटामिन्स। अब क्या है? प्लांट का क्या चलता है बेटा? कंपटीशन। अच्छा मैम, कंपटीशन प्लांट्स का किसके साथ? माइक्रोब्स के साथ। सॉइल के अंदर सिर्फ प्लांट नहीं रहते हैं, सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स भी रहते हैं। तो उन माइक्रोब्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन
को यूज करने के लिए प्लांट्स और माइक्रोब्स के बीच में एक कंपटीशन चलता है। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि प्लांट्स compete करते हैं विद माइक्रोब्स। क्यों? ये जो नाइट्रोजन है दिस इज लिमिटिंग, मतलब कम पड़ती है। आप बोलेंगे कि 78% तो हमारे सराउंडिंग में नाइट्रोजन ही है, वो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है बेटा। और प्लांट्स को जो नाइट्रोजन चाहिए वो गैसियस फॉर्म में नहीं चाहिए, उसको नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स या अमोनिया कुछ ऐसी फॉर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए बैक्टीरिया भी compete करते हैं। हम देखेंगे अभी कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है। लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन द सॉइल। नाइट्रोजन बेसिकली क्या है? लिमिटेड है फॉर दस नाइट्रोजन इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन क्या है बेटा? लिमिटिंग न्यूट्रिएंट से बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन से होंगे? फॉरेस्ट। और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम कौन से होंगे? दैट इज आपके जो लैंड वगैरह, दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो यू कैन राइट हियर नेचुरल इकोसिस्टम हो चाहे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो, मतलब एग्रीकल्चर। आर्टिफिशियल हो चाहे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और इसी को मैं बोल देती हूँ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स के अंदर नेचुरल वाले कौन से हो गए बेटा? फॉरेस्ट्स। ठीक है, इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन इज आ लिमिटेड न्यूट्रिएंट, जिसकी कमी रहती है। न्यूट्रिएंट की लिमिटेड मतलब कमी रहती है। अब देखो नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है? इट एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम्स joined by a very strong triple covalent bond, that is and triple bond से joined it form N2, right? It forms N2। दो नाइट्रोजन के एटम्स आपस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मिलके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन। मीन्स ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज द गैसियस फॉर्म। ये फॉर्म है बेटा गैसियस फॉर्म। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट करवाना है अमोनिया के अंदर, राइट? इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेसिकली हमें इस गैसियस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाना है और इसको कन्वर्ट करना है अमोनिया के अंदर। अच्छा, अब नेचर के अंदर क्या होता है? जो अल्ट्रावायलेट रेज और लाइटनिंग का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते रहते हैं। ठीक है, रेडिएशन that provides enough energy to convert नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जैसे कि NO, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, N2O, ये सारे क्या है बेटा? दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को नाइट्रो ऑक्साइड्स में बनाने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कौन देता है? नेचर के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज या लाइटनिंग की एक्टिव बिजली जो चमकती है। ठीक है, तो क्या होता है? जो गैसियस नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है यूवी और लाइटनिंग से। किसके अंदर? दैट इज इनटू ऑक्साइड्स। फिर वो ऑक्साइड्स कहाँ आ जाते हैं? सॉइल में आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। तो हमें हमारा बेसिक पर्पस क्या है? ये जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन है हमें इसको सॉइल के अंदर लाना है। ठीक है, हमें इसको सॉइल के अंदर लाना है और उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान से सुनो मेरी बात। हमारे आसपास बहुत सारी नाइट्रोजन है बेटा, मतलब अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन है, बट दिक्कत ये है कि वो सारी के सारी नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब गैसियस फॉर्म से हमें कहाँ लाना है? इस नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर लाना है, और सॉइल के अंदर लाना दैट इज ताकि यूज कर सके प्लांट्स उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमारे पास एक प्रोसेस कौन सा हो गया? दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन का। देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं this one। ठीक है, we are talking about एक सेकेंड, we are talking about नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, एक स्टेप हमारे पास है दैट इज ए बायोलॉजिकल। ए बायोलॉजिकल क्यों बोल रहे हैं हम? ए बायोलॉजिकल हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम इसके अंदर किसी भी कोई लिविंग चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर हम माइक्रोब्स की हेल्प से, माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा? लिविंग होते हैं। अगर हम लिविंग माइक्रोब्स की हेल्प से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाएंगे तो उसको हम बोल देंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बट फिलहाल हम बात करें नेचर की, तो नेचर के अंदर ये जो फिक्सेशन है दैट इज ए बायोलॉजिकल।
ए बायोलॉजिकल मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड लाइटनिंग क्या हो रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन रहे हैं और ये सॉइल के अंदर आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की फॉर्म में ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है किसके अंदर, सॉइल के अंदर। ओके दूसरा हमारे पास है बेटा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रीज से हमने ये समझा हुआ है कि जो बाय द हैबर्स प्रोसेस आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, उस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं और उस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर। ये भी कैसा है, दैट इज ऑल्सो ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर हम नाइट्रोजन से क्या बनाते हैं, अमोनिया। ठीक है, चलो आ जाओ इंडस्ट्रियल कंबशन। इंडस्ट्रियल कंबशन मतलब इंडस्ट्रीज का अंदर जो प्रोसेस चलता है सारा, उससे जो धुआं निकलता है, या फॉरेस्ट फायर से मान लो या ऑटोमोबाइल से मान लो, क्या होगा, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या पावर जनरेटिंग स्टेशंस के साथ क्या होगा इनसे, इसमें क्या होगा, ये सारे सोर्सेज हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के, राइट। द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ मतलब इंडस्ट्रियल कंबशन से हमने समझा नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होकर यूरिया के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। ओके अब देखो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया, इसको बोलेंगे अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी हमें पता है कि क्या होता है, उनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। प्रोटीन्स अल्टीमेटली किसकी बनी है, नाइट्रोजन की बनी है, राइट। तो जब वो डेड हो जाते हैं तो वो नाइट्रोजन जो है दैट इज कहाँ आएगी, अल्टीमेटली कहाँ आएगी, सॉइल के अंदर आएगी, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, अमोनिफिकेशन, मतलब अमोनिया में कन्वर्ट करना। अब इनमें से कुछ अमोनिया क्या हो जाता है बेटा, उड़ जाता है, क्योंकि क्या है, गैसियस फॉर्म है, वॉलेटाइज हो जाएगा एंड री एंटर कर जाएगा एटमॉस्फेयर में। बट मोस्ट ऑफ इट अमोनिया, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। देखो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन गए और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के अंदर, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के अंदर। ठीक है, तो अमोनिया से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनना, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनना, इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं नाइट्रिफिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देंगे नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय सॉइल बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग स्टेप। मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या हुआ, अमोनिया कन्वर्ट हो गया। किसने कन्वर्ट किया, माइक्रोब्स। कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। तो अब ये अमोनिया क्या है, बेसिकली इट इज अ वॉलेटाइल, उड़ जाएगा कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट कहाँ एंटर कर जाएगा, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, कौन कन्वर्ट कर रहा है, सॉइल बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। और इन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे अपने, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, चलो तो हमने क्या समझा अभी तक, हमने ये समझा कि ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें आ गया समझ में। ठीक है, अब ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद हमारे पास है बेटा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या हुआ इसमें, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर अमोनिया था, वॉलेटाइल था, राइट। कुछ अमोनिया उड़ गया, कुछ वापस से एंटर करता है एटमॉस्फेयर से, मतलब कुछ तो एटमॉस्फेयर में चला गया, कुछ वापस एंटर किया सॉइल में। कैसे कन्वर्ट हुआ, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर। ठीक है, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इस प्रोसेस को हमने बोला नाइट्रिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज डन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ आप, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, चलो अब क्या हुआ देखो, दिस थिंग वी हैव डन। अब देखो क्या हुआ, अब ये जो नाइट्रेट्स और जो नाइट्राइट्स बने, NO2 NO3 वाले जो नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स बने, ये कहाँ एंटर करेंगे, सॉइल। सॉइल में आ गई,
ठीक है। सॉइल से कहाँ जाएंगे? ये रूट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर। ये सारा पार्ट क्या है? दिस इज सॉइल, दिस इज सॉइल, ठीक है। तो सॉइल से ये एंटर किए, सॉइल से एंटर करते हैं जाइलम वेसल्स के थ्रू। ध्यान रखोगे, जाइलम वेसल्स के थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू ये कहाँ पहुंच गए? ऊपर पहुंच गए, ये यहाँ पे पहुंच गए, प्लांट के पार्ट्स बाकी पार्ट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गए, ठीक है। अब इन नाइट्राइट से हम क्या बना देंगे? नाइट्रेट से क्या बना देंगे? नाइट्राइट बन जाएगा। नाइट्राइट से क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। और इस अमोनिया से क्या बन जाएंगे? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से क्या बन जाएगी? प्रोटीन्स बन जाएगी, ठीक है। तो नाइट्रेट रिडक्टेज, ये नाइट्रेट से नाइट्राइट बनने का प्रोसेस, एंजाइम आपको, ये क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो हम एंजाइम का नाम क्या लिखेंगे? नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। और नाइट्रेट से नाइट्राइट्स बनना, तो हम एंजाइम का नाम लिख देंगे नाइट्राइट रिडक्टेज। क्या बोल देंगे? नाइट्राइट रिडक्टेज। तो फिर से एक बार देखो, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बने, नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से किसने करा? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने। सॉइल में आ गए, सॉइल से कहाँ जाएंगे? जाइलम वेसल्स के थ्रू ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो नाइट्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नाइट्राइट्स में, बाय द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। देन नाइट्राइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे NH4 में। NH4 एंजाइम चाहिए होगा नाइट्राइट रिडक्टेज। NH4 फिर यूज किस में होगा? अमाइनो एसिड बनाने में। अमाइनो एसिड से बनेगी प्रोटीन्स, और उस प्रोटीन को कौन कंज्यूम करेगा? उस प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स। मान लो एनिमल्स यूज किए, तो प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर रहे हैं? एनिमल्स कर रहे हैं। या डायरेक्टली भी हो सकता है कि प्लांट्स जो है खुद भी डेड हो जाए, तो क्या होगा? प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब किसमें? NH4 की जो फॉर्म है कहाँ आ गई? सॉइल में आ गई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा अमोनिफिकेशन। प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड से NH4 बनाना, अमोनिया बनाना, दैट इज अमोनिफिकेशन। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये फिर से इसमें क्या हो जाएंगे? वापस इस साइकिल में एंटर कर सकते हैं। अमोनिया बन गया, अमोनिया से फिर वही बना दो, नाइट्रेट्स बना दो, नाइट्राइट्स बना दो, फिर से वो सॉइल के अंदर थ्रू एब्जॉर्ब होते रहेंगे। ये क्या है बेटा? नाइट्रोजन साइकिल। तो अभी हम और डिटेल्स में भी बढ़ेंगे, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन की। तो क्या किया हमने? अब देखो, अमोनिया जो है, ध्यान से देखो, NCERT को पढ़ रहे हैं अब हम। अमोनिया जो है दैट इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट NO3 बाय द बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस क्या किया? अमोनिया को कन्वर्ट किया इनटू नाइट्राइट। यहां लिख लेते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया इनटू नाइट्राइट्स। नाइट्राइट से कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। यहाँ कौन सा बैक्टीरिया हमें जरूरत पड़ी? नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। और यहाँ कौन सा बैक्टीरिया था? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ठीक है। नाइट्राइट से नाइट्रेट का बनना, दैट इज नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। और अमोनिया से नाइट्राइट का बनना नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस, ठीक है। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इन पूरे प्रोसेस को बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? नाइट्रिफिकेशन। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो देखो यहीं पे वही होगा। अब ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये कैसे होते हैं बेटा? कीमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। क्या होते हैं कीमो ऑटोट्रोफ्स? दे मतलब सिंथेसाइज, एनर्जी गेन करते हैं बाय द केमिकल सिंथेसिस। केमिकल्स को यूज करके, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, फूड को वहां से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। दीज आर कीमो ऑटोट्रोफ्स। तो नाइट्रेट जो बना, अब उसको एब्जॉर्ब किसने कर लिया? प्लांट्स ने, जो चीज हमने अभी भी समझी। एंड ट्रांसपोर्ट कहाँ हो गया बेटा? लीव्स के अंदर। और लीव्स के अंदर ये रिड्यूस कर गया किसमें? अमोनिया में, जो फाइनली क्या बना देगा? अमोनिया एमीन ग्रुप बनाएगा अमाइनो एसिड्स का, एमीन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है।
amine group of amino acids. और नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल वो नाइट्रोजन में भी रिड्यूस हो जाते हैं, इस बात को समझना. ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन. और डीनाइट्रिफिकेशन वही ये लाइन है जिसमें हमने ये बोला कि जो प्लांट्स हैं वो compete करते हैं किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ. देखो ये जो हमने पढ़ा, जो नाइट्रेट सॉइल के अंदर प्रेजेंट है जो, यस ये जो नाइट्रेट्स है, ये जो नाइट्रेट्स हैं, these are by the process of denitrification converted to nitrogen. ठीक है, इसमें बैक्टीरिया यूज होते हैं. बट ये वो स्टेप है जहां पर हम ये बोलते हैं माइक्रोब्स compete with plant for nitrogen, right? तो ये जो नाइट्रेट्स हैं, these can be used by the process of denitrification. कौन यूज कर सकता है इनको, माइक्रोब्स भी यूज कर सकते हैं. और इसके अंदर डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर हमें बैक्टीरिया चाहिए बेटा, स्यूडोमोनास, हमें चाहिए स्यूडोमोनास एंड थियोबैसिलस. कौन कौन से, स्यूडोमोनास एंड थियोबैसिलस. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया हमें चाहिए डीनाइट्रिफिकेशन बाय स्यूडोमोनास एंड थियोबैसिलस. ये कैसे बैक्टीरिया है, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, थियोबैसिलस. ठीक है, तो इसीलिए प्लांट्स के साथ किसका कंपटीशन है नाइट्रोजन को लेने में, दैट इज इन डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया का, राइट. चलो, तो हमने ये देखा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या हम डीनाइट्रिफिकेशन को भी फिक्स कर सकते हैं. क्या हुआ, बायोलॉजिकल फिक्सेशन से अमोनिया बना दिया, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से भी हमने अमोनिया बना दिया, इलेक्ट्रिकल से भी हमने क्या बना दिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो अमोनिया है सॉइल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा बाय नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. ठीक है, अब क्या होगा, नाइट्रेट्स जो अमोनिया प्रोटीन्स बना देंगे और प्रोटीन से अमाइनो एसिड अमीन ग्रुप बना देंगे. तो प्लांट्स का बायोमास बन गया. प्लांट्स को यूज किसने किया बेटा, एनिमल्स ने. एनिमल्स का जब डेड डिकेइंग मैटर हो जाएगा, दैट इज अमोनिफिकेशन के थ्रू वो जो अमाइनो एसिड्स हैं फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनिया में, वापस बैक आ जाएंगे सॉइल में. ठीक है, एक तो साइकिल हुआ ये. दूसरी तरफ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स को फिर से कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के अंदर. ठीक है, दैट इज बाय द माइक्रोब्स. चलो अब देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात कर रहे हैं. तो very few living organisms can utilize the nitrogen in the form of nitrogen available abundantly in the air. मतलब कहने का ये, हमारे आसपास बहुत सारा नाइट्रोजन है, बहुत कम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा जो यूज कर सकते हैं इस गैसियस नाइट्रोजन को. ठीक है, ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज, उनमें से भी कौन से बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, they are capable of fixing nitrogen. ठीक है, the reduction of nitrogen to ammonia by living organism, इसी को ही तो हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बेसिकली क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब ये काम हर कोई नहीं कर सकता है, इस काम के लिए हमें चाहिए कुछ बैक्टीरिया, दैट इज प्रोकैरियोट्स. ठीक है, द एंजाइम कौन सा जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजिनेज. एंजाइम नाइट्रोजिनेज which is capable of nitrogen reduction is present exclusively in prokaryotes. आप बोलोगे मैम प्रोकैरियोट्स के पास ऐसी क्या खास बात है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते. बिकॉज हमारे पास बेटा नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं है. इनके पास क्या है, नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर दे, नाइट्रोजिनेज.
और ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। और नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स आर एजोटोबैक्टर, देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, इनमें आप नाम रखोगे एजोटोबैक्टर्स, एजोटोबैक्टर्स और बिजर्निका एंड बिजर्निका, राइट। While Rhodospirillum is anaerobic and bacillus free living, ठीक है। देखो रोडोस्पाइरिलम क्या है? रोडोस्पाइरिलम इट इज एनारोबिक, रोडोस्पाइरिलम इज एनारोबिक, ये क्या है बेटा? एनारोबिक, दिस इज एनारोबिक, रोडोस्पाइरिलम इज एनारोबिक, राइट। बिजर्निका और ये कैसे हैं? एजोटोबैक्टर, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, राइट, ओके। और इसके अलावा अ नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबीना, नॉस्टॉक, जिनका नाम आप पढ़ते आ रहे हो बहुत छोटे से, वो कैसे है बेटा? दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। तो ये हम कुछ बात कर रहे हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट हमारी डिस्कशन के अंदर करेंगे कि किस तरह से ये सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कैसे रूट नोड्यूल्स बनते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, ये सब बातें कहाँ करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल डिस्कस, राइट। तो फिलहाल आज जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमने अब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी डेवलप की है। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट? Primary mechanism responsible for the passive movement of ions in the, that is diffusion through ion channels। ये बात हमने बिल्कुल as it is NCERT की लाइन है और हमने अभी अभी पढ़ी है कि डिफ्यूजन के थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू आयन चैनल्स, कहाँ प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन पर, ओके। हाउ आर मिनरल सॉल्ट्स प्राइमरली ट्रांसलोकेटेड थ्रू द प्लांट? मिनरल सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? देखो सोचने की बात ही नहीं है, जब भी वाटर मिनरल्स की बात आएगी जाइलम को ढूंढ लो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तो ठीक है, हमने ये देखा ट्रांसलोकेटेड, प्लांट रूट से बाकी पार्ट से कैसे जाएंगे? दैट इज अलोंग विथ ट्रांसपिरेशन पुल इन द जाइलम। फिर से बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा वो एक बार देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है मिनरल आयंस का या फूड का। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन द चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। Why is nitrogen considered a limiting nutrients? क्यों हम मानते हैं कि it is a limiting nutrients, मतलब कमी रहती है इसकी इकोसिस्टम के अंदर? Because it is abundant in the atmosphere. Plants compete, it is easily absorbed by plants, it is present in all the living organism. Plants compete with microbes for it. तो इकोसिस्टम के अंदर इनकी क्या रहती है बेटा? कमी रहती है, क्योंकि कंपटीशन चलता है, माइक्रोब्स क्या करते हैं? फिक्स कर लेते हैं, और हम या प्लांट्स नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते। Which enzyme is responsible for biological nitrogen fixation? अभी अभी हमने समझा था, that is nitrogenase. Answer is C, nitrogenase. Then what process involves the reduction of nitrates to nitrogen by soil bacteria? नाइट्रेट्स से फिर से नाइट्रोजन बना रहे हैं, इसीलिए जो माइक्रोब्स हैं वो compete कर रहे हैं प्लांट के साथ फॉर नाइट्रोजन। दैट मीन्स इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? डीनाइट्रिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो आंसर इज बी। तो विद दिस we have done with our today's discussion of mineral nutrition. हमने
अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं वो समझा, और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि जो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है वो कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए वी विल डिस्कस अबाउट द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एज वेल एज मतलब लेग्यूमिनस क्रॉप्स को या प्लांट माइक्रोब्स कौन से होते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में सब बात करते हुए वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, राइट। तो विद दिस इट्स द टाइम टू से thank you, but always remember that you have to learn with a smile.